चलिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, सबसे पहले ये देख लो कि व्हाट दिस लॉ इज फॉर। इस लॉ की हेल्प से फर्स्ट गो में हम क्या करेंगे, विल बी एबल टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। क्या करेंगे बेटा, हम दो स्टेशनरी मतलब जो रेस्ट पे हैं, जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। और भी बड़ी सारी कैलकुलेशंस करते हैं हम कूलम्स लॉ की हेल्प से, बट इन द फर्स्ट को हम सबसे पहले देखेंगे कि कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है क्या और इससे हमें क्या मिलेगा। ठीक है। 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, चार्ल्स अगस्टस कूलम। उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को लेके बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ये स्टेटमेंट हमारे पास आई, विच सेज कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है R, तो ये दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड करती है चार्ज की नेचर पे। मतलब अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए या दोनों अगर नेगेटिव हुए तो उनके बीच में रिपल्शन होगी, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, कोई सी भी हो, the force of attraction or repulsion between 2 point charges, the force of attraction or repulsion between 2 point charges Q1 and Q2, ऐसे दो पॉइंट चार्जेस विच आर केप्ट r distance apart, r distance apart is, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1784 में चार्ल्स अगस्टस कूलम ने ये स्टेटमेंट किया। Why I am telling you about this year, इसका भी रीजन है। बेसिकली ये जो कूलम्स लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल वैसे बेटे जैसे 1665 में न्यूटन ने ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था एंड एक स्टेटमेंट दिया था जिसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच सेज की फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां जो फोर्स हमने लिखा F से ही है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बेटा, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्सेस में ये चीज सेम है, यहां भी और ये यहां भी है। ठीक है, तो 1665, इसका मतलब यह है कि न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंटली ये स्टेटमेंट दिया था वो काफी पहले आया था, अबाउट
20 ईयर्स, 120 साल पहले, एंड चार्ल्स अगस्टस कूलम ने जो चार्ज पार्टिकल लेके एक्सपेरिमेंट किए थे वो बाद में थे। अब ये जो फोर्स है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ये हमने देख लिया पहले भी कि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन और डिफरेंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होती है। और क्या डिफरेंसेस हैं बेटा, वो देखो हम वो स्टडी करेंगे। अगर हम ये कभी भी किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, जैसे आपको याद होगा 11 में हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं यहाँ, तो वी राइट F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और हम ये बोलते हैं जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा ये वाला, तो इक्वलिटी आता है, तो लिखेंगे F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बेटा ये जो K है यहां, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस K को क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। एंड एक चीज ध्यान में रखो, इट इज नॉट यूनिवर्सल। इट इज नॉट यूनिवर्सल। जैसे हम ग्रेविटेशन में बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यहां पर इस के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट तो बोलते हैं, ये यूनिवर्सल नहीं होता है। इट इज नॉट यूनिवर्सल बिकॉज इस के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कूलम्स लॉ में। ये जो के इन्वॉल्व है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व है कूलम्स लॉ की इस स्टेटमेंट में, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा, दैट डिपेंड्स कि हमने चार्जेस को कहां पे रखा हुआ है। दैट इज व्हाई दिस के इज, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि के की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द मीडियम in which the charges are placed। ये नोट कर लो बेटा, in which the charges are placed। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। तो बेटा हमारे पास जो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आपके सामने अभी आया, वो स्टेटमेंट क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। किसके बीच में फोर्स है, we have 2 point charges Q1 and Q2, and इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है R। ग्रेविटेशन में जब हम बात करते थे, we used to write F equal to G m1 m2 by r square। इस G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनफैक्ट इस G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको शायद पता भी होगा, 1798 में इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैवेंडिश ने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आपने बेटा 11 में यूज किया इसको बड़ी बार। ग्रेविटेशन में बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैवेंडिश ने कैलकुलेट करी। दो नाउन मासेस के बीच में नाउन डिस्टेंस रखा और फोर्स कैलकुलेट करके इस जी को फाइंड कर लिया। ठीक है, दैट इज ऑल एक्सपेरिमेंटल। ये जो के है बेटा, इस के का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही मैंने आपको बताया कि इस के का वैल्यू कितना होगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने मीडियम कौन सा चूज किया। अगर हम फ्री स्पेस में बोलते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
its value depends on the medium, depends on the medium। और बेटा ध्यान से देखो, अगर इस k की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है तो हम ये नहीं बोल सकते therefore the electrostatic constant या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसका वैल्यू कितना होगा वो सिर्फ चार्जेस उनके बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्जेस पे तो डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी करता है, बट इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमने उन चार्जेस को कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये ग्रेविटेशन में नहीं था। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं डिपेंड करती है मीडियम पे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। और बेटा अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस हम ये कॉमन टर्म यूज करते हैं फ्री स्पेस किसके लिए? फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम। फ्री स्पेस में इस k को लिखा जाता है 1/4πε0। बेटा इस एक्सप्रेशन में ये जो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीक अल्फाबेट है, ई और सी के जैसा है। डोंट राइट ई लाइक दिस, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, आपने सी की तरह लिखना है, इसको थोड़ा कर्ल करके। ये सिंबल है बेटा, ग्रीक अल्फाबेट है, इसको प्रोनाउंस क्या करना है? इसको आपने प्रोनाउंस करना है एप्सिलॉन। ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव डिफरेंट ग्रीक सिंबल्स, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, कभी टॉर्क के लिए टाउ, पाई, फाई। इन द सिमिलर वे ये एप्सिलॉन भी एक सिंबल है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। और यहां मैंने लिखा है एप्सिलॉन 0। बेसिकली 0 लिखा है बिकॉज मीडियम नहीं है कोई, फ्री स्पेस के लिए 0 लिखते हैं। इस एप्सिलॉन 0, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर 0 लिखा है तो, अगर एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 या एप्सिलॉन वाटर लिखा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम की बात हो रही है। तो जब खाली एप्सिलॉन 0 लिखा होगा तो बेटा जो एप्सिलॉन 0 है दैट स्टैंड्स फॉर द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है? इट इज अनदर कांस्टेंट, अनदर पैरामीटर जो ये फोर्स को एक्सप्रेस, जिसकी हेल्प से हम फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंट मीडियम में। परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर आपको फर्स्ट गो में बेटा इस परमिटिविटी को डिफाइन करना है तो सिंपली ये लिखोगे, परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। फॉर द टाइमिंग इतना रखो। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है या इस प्रॉपर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है? इस प्रॉपर्टी के कारण, परमिटिविटी के कारण डिफरेंट मीडियम में फोर्स को डिफरेंट परमिशन मिलती है। ये वर्ड परमिटिविटी जो है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड परमिट, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड परमिशन। किसके लिए परमिशन? फोर्स के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, इफेक्ट के लिए। तो जब सिर्फ एप्सिलॉन 0 लिख रहे हैं बेटा, एप्सिलॉन 0 लिखेंगे तो आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये भी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट इसका होता है। आप यूनिट खुद फाइंड कर लीजिए, आपको मैंने सिखाया है कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपली ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे आपने जी का वैल्यू याद रखा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 11th में आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, तो रिमेंबर ये 11th में पावर 11 थी, और अभी 12th में जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एप्सिलॉन जीरो की जो पावर है दैट इज -12। जब आप सिंपली एप्सिलॉन जीरो लिख रहे होंगे या कभी भी एप्सिलॉन जीरो लिखोगे, जिसके हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या बेटा इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक ही बात है। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी को अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इतना ही रखो, ये क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण डिफरेंट मीडियम में फोर्स की डिफरेंट वैल्यू आएगी। हम चार्जेस को सेम रखेंगे, डिस्टेंस को सेम रखेंगे, फिर भी फोर्स चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन फॉर्म है कूलम्स लॉ की वो देखिए। अगर हम, क्योंकि हम के की बात नहीं करेंगे इन फ्यूचर भी, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में नहीं करेंगे, या तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, और जब कभी एक्सप्रेशन की बात आएगी तो वी विल राइट 1/4πε0 into Q1 Q2 by R square. ठीक है, this is the statement of Coulomb's law. So I'm writing the statement again. If we have point charges Q1 Q2, the force between them in free space, we write F equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. ठीक है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड जब न्यूमेरिकल करने होंगे तो हमें तो पूरा 1/4πε0 की वैल्यू चाहिए, वो भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4πε0 इज रिटन एज 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बेटा अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसलिए फ्री स्पेस में फॉर न्यूमेरिकल्स F equals to 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 by, ये स्टेटमेंट बेटा आप याद रखें, क्वेश्चंस आपने सारे इससे करने हैं। बस एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि फ्री स्पेस में हम अगर कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ किसकी वैल्यू आ गई? फिर याद करो, ये k की वैल्यू है। तो जो हम F इक्वल्स टू के Q1 Q2 by R स्क्वायर लिखते हैं, तो फ्री स्पेस में बेटा इस k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे g का वैल्यू था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर आप यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखें, ये जो मैंने लिखा k इक्वल टू 1/4πε0, तो इसको देख के ही आप आइडिया लगा सकते हो कि जो एप्सिलॉन जीरो है इसका यूनिट के यूनिट से उल्टा होगा। तो ये के का क्या यूनिट बनता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है बेटा, जिसके बेसिस पे पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर प्रैक्टिस हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट electrostatic force between two alpha particles
2 alpha particles separated by 3.2 into 10 raised power minus 15 मीटर इन फ्री स्पेस। दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में अगर हम इतना डिस्टेंस रखें फ्री स्पेस में, तो इन अल्फा पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स होगी? फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय 3.2 into 10 raised power minus 15 मीटर। देखिए ये दो अल्फा पार्टिकल्स है, मान लीजिए उनके बीच का डिस्टेंस दिया है। आपको पता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बताया था मैंने आपको जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल इज ए डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। याद है ना, इट इज ए डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। तो इस डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो वी राइट इट एज 2 into 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. It is 3.2 into 10 raised power minus 19 coulomb. ये एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। एक अल्फा पार्टिकल से अल्फा 1 अल्फा 2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर गिवन है। तो आप कैलकुलेट करिए फोर्स, करो आप खुद से कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो। ठीक है, द आंसर इज 90 न्यूटन। कैसे? के का कितना वैल्यू है? फ्री स्पेस दिया है, के का वैल्यू लेना है 9 into 10 raised power 9। Q1 Q2, अब यहाँ Q1 भी एक अल्फा पार्टिकल है, Q2 भी अल्फा पार्टिकल है। अगर कोई और होता तो उसका चार्ज लिखना था, डिवाइडेड बाय, यहाँ बेटा बच्चे क्या गलती करते हैं, एक ही ऐसे लिख देते हैं ये वैल्यू। कौन सी? 3.2 into 10 raised power minus 15 ही लिखते हैं, बट स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो दो बार लिखो, और दो बार लिखो r into r। ये नहीं है कि पहले इसका स्क्वायर आप पूरा इवेल्युएट करना शुरू हो जाओ और फिर मल्टीप्लाई करो, जरूरत नहीं है लिखने की, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा 9 into 10 raised power 9, ये तो एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 raised power minus 38, दिखाई दे रहा है बेटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 raised power minus 30। सो इन दैट वे आपके पास जो f है 9 into 10 raised power 9 into 10 raised power minus 8। कैसे? minus 38 plus 30, 10 raised power minus 8 करोगे 9 into 10 raised power 1 which is equal to 90 न्यूटन। ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा। रिमेंबर दिस 90 न्यूटन इज एक्चुअली रिपल्सिव फोर्स। क्यों रिपल्सिव फोर्स? यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, बिकॉज दोनों अल्फा पार्टिकल है, तो जब दोनों अल्फा पार्टिकल है तो दोनों सिमिलर हुए, सिमिलर चार्जेस के बीच में तो रिपल्शन ही होती है। ठीक है, और करेंगे बेटा, डोंट वरी, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इनफैक्ट हम। तो बेटा अभी तक हमने देखो, अगर हम कंपैरेटिवली करें, हमारे पास एक स्टेटमेंट थी जिसको हम बोलते थे न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशन, और अभी आज एक स्टेटमेंट आ गई जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। मान लो ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन इससे r डिस्टेंस पे पड़ा है। देयर आर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, आपको पता है प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है। अब मैं आपको ये बोलूं कि अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है r, तो इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? बिटवीन टू प्रोटॉन्स, देखो मैं आपको रफली एक आइडिया देता हूं यहां आज। बिटवीन टू प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी Fe लिख दिया। ऑफ कोर्स जब कोई मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब वैक्यूम होगा या एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 9 into 10 raised power 9। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम E लिखते हैं, दूसरे प्रोटॉन का चार्ज भी E ही होगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वी आर स्टडीइंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सिर्फ ये कैलकुलेशन में नहीं उलझना है,
सो एफ ई क्या आ जाएगा, चलो मैं इसको अभी फॉर द टाइमिंग इतना ही लिखता हूँ, वैल्यू नहीं डाल रहा मैं। आई डो नॉट नो आर कितना है, ठीक है। दो प्रोटॉन्स के बीच में अगर आर डिस्टेंस रखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ गई, 9 × 10⁻⁹ ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब इन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच में ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, तो सीधा आंसर है जी, मास ऑफ वन प्रोटॉन मास ऑफ अदर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कितना होगा बेटा, एफ स्मॉल जी लिखो, कैपिटल जी लिखो, ये तो ग्रेविटेशन के लिए है, जी इंटू एम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये आ गई हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नाउ वील कंपेयर, हम एक कंक्लूजन निकालेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट, उसे फिर याद रखेंगे। ये तो हम दो प्रोटॉन्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेटर ऑन हम इसे यूज करके दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में या कोई भी दो गिवन चार्ज पार्टिकल के बीच में इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अगर आप डिवाइड कर लो, डिवाइड 1/2, you will see that Fe divided by Fg जो है that will become 9 × 10⁻⁹ E square divided by R square कैंसिल हो जाएगा बेटा, G × MP square। इसमें कोई डाउट है, ठीक है। मैं G की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। सारी वैल्यूज लिख लो आप, ठीक है। देन दिस रेशियो विल बी 9 × 10⁻⁹ ई स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज इतना ही है, यहाँ तो प्रोटॉन दिया है, डिवाइडेड बाय जी दैट इज 6.67 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ फर्क आ जाएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखना है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻⁻27 अगेन 1.67 × 10⁻⁻27। सो आर स्क्वायर जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जो रेशियो आएगी बेटा, ये रेशियो आएगी अप्रोक्सीमेटली 10⁻36। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इट विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻36, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या दो प्रोटॉन्स लिए थे हमने, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, व्हाट इज एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 10⁻36। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में। नाउ आई हैव समथिंग फॉर यू, कल आपने क्या बताना है मुझे, इनफैक्ट आज ही बता दो, मेरे को सेंड कर देना। ये तो मैंने दो प्रोटॉन्स लिए बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये रेशियो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ 10 का पावर कितना आएगा, आई डोंट नीड द फुल वैल्यू, ठीक है। 10 का पावर कितना आएगा, एंड इन द सिमिलर वे बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो जो है ये कितनी होगी, 10 का पावर कितना आएगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन।
थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, वैसा नहीं है. व्हाट शुड बी, यू कैन राइट द क्वेश्चन. What should be the distance between two protons so that the force between them जब यहां सिर्फ फोर्स लिखा है ना, तो अंडरस्टूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, बार बार हम मेंशन नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल है या कौन सी है. फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ a 50 kg person. What should be the distance between two protons? दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखें. पहले देखो, सपोज करो कि दो प्रोटॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, let the distance between two protons is r. Let the distance between two protons is r. तो फोर्स कितनी होगी फ्री स्पेस में, between two protons in free space. See, keep this thing in mind. अगर मीडियम मेंशन नहीं किया है तो फ्री स्पेस लेना. फोर्स कितनी होगी, 9 into 10 raised power 9 e square by r square. ठीक है, पता है ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने अभी की बारी. एंड द वेट ऑफ ए पर्सन, वेट w is equal to mg. so weight of 50 kg person, मास दिया 50 into 9.8, g का वैल्यू इतने न्यूटन आ जाएगा. आप अप्रोक्सीमेटली लिख दो ना 500 न्यूटन. कैसे, इस g को 10 मीटर पर सेकंड ले लिया इंस्टेड ऑफ 9.8. आप इस g को 10 भी तो लेते हैं बड़ी बार. अब यहां पर f कितना आएगा, 9 into 10 raised power 9 into 1.6 into 10 raised power minus 19, again 1.6 into 10 raised power minus 19 divided by r square. ये है फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में जब उनको r डिस्टेंस पे रखा है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन. और ये आ गया वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, कि फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन. So should I rub it off? So अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें, so we'll write 9 into 10 raised power 9 into 1.6 into 1 minus 19, again 1.6 into 10 raised power minus 19 divided by r square is equal to 500 approximate. ठीक है, then r square कितना होगा, इस r square को उधर ले जाइए. 9 into 10 raised power 9, ये 1.6 का स्क्वायर लिखूंगा मैं अभी, 2.56 भी लिख सकता हूं. ये 10 raised power minus 19 का स्क्वायर. और इनफैक्ट आप क्या करो, दोनों का ही स्क्वायर कॉमन ले लो, अलग अलग क्यों लिखना है. सो आई राइट 1.6 into 10 raised power minus 19 स्क्वायर. ठीक है, 9 into 10 raised power 9 divided by 500. Now look very carefully, कैलकुलेशन कैसे करनी है. हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, दैट इज नॉट द पर्पस. कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज 9 into 10 raised power 8 into, पहले मुझे लिखने देना बेटा, डोगरी में कहते हैं ना, काली काली नहीं करनी, आराम से मुझे लिखने दो पहले. ये आ गया डिवाइडेड बाय 50. नहीं तो पूछना था ये कहाँ गया जीरो, यहाँ 9 था, ये एक कैंसिल किया मैंने, ध्यान से देखो, मैंने दोनों कैंसिल नहीं किए, एक कैंसिल किया. नाउ आई एम हैविंग इवन पावर. तो r क्या हो जाएगा फिर, यहाँ r स्क्वायर है बेटा, r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 into 10 raised power 8 into 1.6 into 10 raised power minus 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं, 50
और आपको ये पता है कि ये 50 तो मैंने ऐसे लिखा, एक्चुअली तो कितना आना था, 9.8 के साथ रख रहे थे ना, 10 लिखा था इसको हमने, तो 9.8 इंटू 550 से थोड़ा कम ही होगा ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अभी मैं एक्चुअल वैल्यू लिख ही नहीं रहा। इस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, देखो डायरेक्टली आ जाएगा, नो कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, यहाँ 10 का पावर 8 है, स्क्वायर रूट करेंगे 10 रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 का स्क्वायर है, रूट के साथ कैंसिल, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 ओनली, पता चल रहा है बेटा, डिवाइडेड बाय 50 है, 50 का स्क्वायर रूट बड़ा मुश्किल है, 49 का स्क्वायर रूट लिख दो। आल्दो ये वैल्यू आपको पता है दिस इज लेस, स्लाइटली लेस देन 50, तो ये कितना ही आएगा 7.01 7.02 ऐसा ही कुछ आने वाला है। सो यू राइट इट एज 7 डायरेक्टली, ठीक है, नो नीड फॉर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 16 कितना हुआ बेटा, ध्यान से देखना, मैं वही चीज अभी दोबारा वो कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा, जो अप्रोक्सीमेशन नीचे लगाई है, नीचे मैंने वैल्यू को कम लिखा है, थोड़ा सा कम लिखा है, ऊपर आ जाएगा 4.8, कैसे, 3 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पर 4 माइनस 19 कितना हो गया, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब देखो मैंने नीचे वैल्यू को कम किया था, ऊपर वैल्यू को बढ़ा देता हूं थोड़ा, 4.9 अगर होगा तो 0.7 के साथ कट जाएगा, 7 इंटू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पर माइनस 50, दिस इज द आंसर, 0.7 into 10 raised power minus 15 meter. Now you just have a look and just ask me whatever you want to ask.